बच्चों, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जैसा कि आपको पिछले टर्न में हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ाया था, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए परिसंचरण, सर्कुलेशन, जैसा कि जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण व अन्य अनावश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। और ऊतकों में सुचारू रूप से कार्य करने हेतु अवशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन या बाहर निकलना आवश्यक होता है तथा इन पदार्थों के कोशिकाओं तक से चलन हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का होना आवश्यक होता है। जबकि विभिन्न प्राणियों में यह अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित होते हैं और सरल प्राणी जैसे स्पंज व सिलेंट्रेटा, या आपने क्लास 9 में विशेष प्रकार के सभी शब्द पढ़े हुए हैं। सिलेंट्रेटा, स्पंज, सिलेंट्रेटा बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं, शारीरिक गुहाओं से करते हैं, शारीरिक गुहाओं से करते रहते हैं, जिसमें कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। जबकि जटिल प्राणी इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं, जबकि मनुष्य में और सभी हम कह सकते हैं उच्च प्राणियों में प्राणियों में रक्त जो है इस उद्देश्य में काम करने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है। रक्त, ब्लड विशेष तरल उचित प्राणियों में रक्त इस उद्देश्य में काम करने वाला सर्वाधिक सरल तरल है, सामान्यतः तरल है। यह एक अन्य शरीर द्रव लसिका भी कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करता है। आखिर रुधिर क्या है? रक्त, जिसे कहते हैं ब्लड, रुधिर एक विशेष प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, तरल
संयोजी तरल संयोजी ऊतक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये तरल संयोजी ऊतक, बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आता है कि दो तरल संयोजी ऊतकों के नाम बताएं, तो आपको पहले नंबर पर रक्त यानी कि ब्लड और दूसरा लसिका, ये दो तरल संयोजी ऊतक हैं जो सामान्यतः बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछे जाते रहते हैं पेपरों में। ये ध्यान देना है, लसिका यानी कि एक विशेष प्रकार के तरल संयोजी ऊतक हैं जिसमें कुछ द्रव्य या प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। और आखिर प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा शब्द आया हुआ है, प्लाज्मा जैसा कि यह एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है, 55% होता है, और इसमें 90 से 92% वाटर, 92% वाटर जल की उपस्थिति तथा 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं, 6 to 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं, जिसमें फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन तथा एल्बुमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन होते हैं, जबकि इसमें कुछ सामान्यतः जो फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त का थक्का बनने या हम कह सकते हैं स्कंदन क्रिया में होती है। और प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन जैसे सोडियम है, सोडियम Na+, सोडियम खनिज आयन, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सभी खनिज आयन इसमें पाए जाते हैं। और शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण, शरीर में संक्रमण अवस्था, जबकि शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं, लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और रुधिर का थक्का बनाने अथवा स्कंदन के अनेक कारक प्रद्रव्य के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। बिना थक्का या स्कंदन कारकों में प्लाज्मा को हम सीरम कहते हैं, सीरम कहते हैं। और ये जो संगठित पदार्थ हैं, जो विभिन्न प्रकार के संगठित पदार्थों के माध्यम से ये पदार्थ की उत्पत्ति, आखिर संगठित पदार्थ के रूप में हम कह सकते हैं कि लाल रुधिर कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों बातें आपको जो मैंने बताई, ये तीनों बातें संगठित पदार्थ की संख्या को दर्शाते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसे कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। ये संगठित सभी पदार्थ मिलकर के संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ का निर्माण करते हैं और ये रक्त का लगभग 45% भाग बनाते हैं, 45% भाग बनाते हैं। ये सारी क्रियाएं आपको संगठित पदार्थ के अंतर्गत रखना है, जिसमें
और भी इसमें जैसा कि अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के रूप में मेगाकैरियोसाइट्स ये पाई जाती है। उसी में जुड़ा हुआ है रक्त समूह। रक्त समूह ब्लड ग्रुप किसी परिसंचरण से ही जुड़ा हुआ है। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप कह सकते हैं इसको हम, ब्लड ग्रुप। इस ब्लड ग्रुप में मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों में भिन्न होता है, कुछ अर्थों में भिन्न होता है और रक्त के कई तरीके से सामूहिकरण किया जाता है या सामूहिकरण किया गया है, जिसमें से दो मुख्य समूह सामान्यतया जो एबीओ तथा आरएच का उपयोग पूरे विश्व में होता है। एबीओ और आरएच पूरे विश्व में इसका उपयोग होता है। आखिर एबीओ समूह क्या है? एबीओ समूह क्या है? हम कह सकते हैं कि एबीओ समूह मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर दो प्रतिजन और उसी में प्रतिरक्षी, दो प्रतिजन ऑब्लिक प्रतिरक्षी, हम कह सकते हैं कि ये दो एंटीजन, दो प्रतिजन तथा एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर होता है, एबीओ समूह। ये एंटीजन ए और बी हैं, ये एंटीजन ए और बी हैं जो प्रतिरक्षा अनुक्रियाओं को प्रेरित करते हैं, प्रतिरक्षा अनुक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार के प्राकृतिक एंटीबॉडी मिलते हैं और ये प्रतिरक्षा वे प्रोटीन पदार्थ हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं और इसमें चार रक्त समूह के रूप में जैसे कि ए बी, ए बी और ओ, ये चार समूह के रूप में ए बी और ओ, ये चार समूह के रूप में और ओ, चार समूह के रूप में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की स्थिति को देखते हैं। जैसा कि इस समूह में आपको मैं बता दूं कि आखिर इस चार समूह में जो रक्त समूह तथा रक्तदाता सुयोग्यता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि आखिर रक्त समूह के आधार पर जो रक्त समूह ए बी और ओ, जिसमें लाल रुधिर कणिकाओं पर प्रतिजन जो उपस्थित होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी का ये आरबीसी पर प्रतिजन की जो स्थिति है, हम कह सकते हैं इसे एंटीजन भी कहते हैं, एंटीजन। इसकी उपस्थिति में जो ए समूह है उसका ए ही रहेगा और बी का बी, ए बी का ए बी और इसका अनुपस्थित, एब्सेंट, अनुपस्थित। ये सारी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज हैं, प्लाज्मा में उपस्थित प्लाज्मा में प्रतिरक्षी की जो स्थिति है
प्रतिरक्षी, जिसमें ए का एंटी बी और बी का एंटी ए और ए बी का एब्सेंट और ओ का एंटी ए बी। ये सारी स्थितियां आप देख रहे हैं। उसी में रक्तदाता समूह के रूप 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 में ए का ए और ओ ये रक्तदाता समूह, बी का बी ओ और ए बी का ए बी ओ, यानी कि ये सारी स्थितियां देखने को मिलती हैं और साथ में ओ का ओ। रक्तदाता समूह के रूप में ये आपका फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट को आपको समझना है बच्चों। दाता एवं ग्राही हम कह सकते हैं, दाता एवं ग्राही और अदाता के रक्त समूहों का रक्त चढ़ाने से पहले सावधानी पूर्वक मिलान कर लेना चाहिए, जिससे रक्त स्कंदन एवं आरबीसी के नष्ट होने जैसी गंभीर परेशानियां ना हो। इससे हम स्पष्ट हो जाता है कि रक्त समूह ओ एक सर्वदाता है जो सभी समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है और रक्त समूह ए भी सर्व आदाता ग्राही है जो सभी प्रकार के रक्त समूहों से रक्त ले सकता है। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे आरएच समूह क्या है। इसकी नेक्स्ट टर्न पर चर्चा करेंगे आरएच समूह क्या है। थैंक यू बच्चों, इतना पढ़ना है आपको। नेक्स्ट टर्न पर आगे चर्चा करेंगे।